हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th का जो फिजिक्स है हमारा उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और 12th का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है विद्युत आवेश व क्षेत्र। तो आज से हमारी क्लास जो होगी यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगी। इसलिए अभी से यहाँ से सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा, आपके पास में बुक्स वगैरह होंगी या नहीं भी होंगी, तो आप सभी टॉपिक्स को बारी बारी से अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में तकलीफ ना हो। हालांकि यहाँ पर हम जो भी पढ़ाएंगे वो लगभग आपको आपकी बुक से मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी राइटर की आप बुक उठा लें, लेकिन आप पूरी तरीके से यहाँ पर जब समझेंगे उन चीज़ों को और समझने के बाद जब आप अपनी किताबों को पढ़ेंगे तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है विद्युत आवेश व क्षेत्र। तो विद्युत आवेश व क्षेत्र में से हम लोग सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर विद्युत आवेश की बात करेंगे, ठीक है। क्षेत्र को हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश की कि विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि विद्युत आवेश जो है मेरा दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है ना। कौन कौन से वर्ड से मिलकर के बना है? सबसे पहला है आपका विद्युत और दूसरा है आपका आवेश। तो छोटी छोटी चीजों को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। देखिए, विद्युत क्या होता है, तो नॉर्मली सबसे पहले मैं आपको इसका कार्य बता दे रहा हूं और फिर हम बाद में विद्युत को समझेंगे। तो जैसे आप अभी कहीं पर बैठे हो, आपको फैन की हवा लग रही हो, लाइट्स आ रही हो आपके पास में, जिस भी गैजेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, अपने टैब पे देख रहे हैं, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ इसी विद्युत के कारण। समझ गए आप? इसके अलावा कई सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली का चमकना, है ना। ये सब कुछ क्या है आपका? ये सब कुछ हमारा विद्युत का ही एक प्रभाव है, विद्युत का ही एक भाग है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो इसीलिए हमको विद्युत के बारे में जानना इतना ही जरूरी है। और क्लास 12 में हम लोग पूरा बेसिक से लेकर के आपका हायर लेवल जो हमारा होता है उसको अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। 10th में आप लोगों ने आवेश के बारे में थोड़ा सा समझा था, जो कि आप लोगों के विद्युत धारा के चैप्टर पे था, पार्ट में था, है ना। यहाँ पर हम लोग उसको पूरा डीप स्टडी करेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो विद्युत क्या होता है आपको समझ गए। अब हम बात करते हैं आवेश की। आवेश क्या होता है? तो दरअसल आवेश जो होता है वो किसी भी पदार्थ की मूल भौतिक राशि है। क्या है आवेश? किसी भी पदार्थ की मूल भौतिक राशि है। जैसे किसी भी पदार्थ के पास में द्रव्यमान होता है, अब द्रव्यमान के बाद आप और उसको कुछ नहीं ढूंढ सकते ना उसमें। इसी प्रकार से आवेश जो होता है वो भी किसी भी पदार्थ की क्या है? मूल भौतिक राशि है। अब ये आवेश होने से उस पदार्थ में होता क्या है, तो आपको इस चीज को समझना है कि जब भी कोई पदार्थ आवेशित होता है तो उसके पास, तो हम कह सकते हैं कि वो पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, उसके पास में विद्युत के गुण आ जाते हैं या फिर वो विद्युत के प्रभाव का प्रदर्शन करने लगता है। इसको मैं लिख देता हूं पहले। तो देखिए, हमने बोला यहां पर आवेश, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला हमारा जो था आवेश क्या होता है, तो आवेश यह किसी पदार्थ की मूल भौतिक राशि है या विशेषता हम कह सकते हैं। आवेश दरअसल एक विशेषता है ना, जिसे प्राप्त कर लेने पर पदार्थ विद्युतीय पदार्थों हमने यहां गलत लिख दिया, प्रभावों ना, प्रभावों लिखना था यहां पर, विद्युतीय प्रभावों का प्रदर्शन करता है। अब ये विद्युतीय प्रभाव क्या होते हैं? तो सबसे सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए कि जब आप छोटे थे तो आपने क्या करा रहा होगा? स्केल को आपने अपने बालों से रगड़ा रहा होगा, और बाल से रगड़ने के बाद जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में आप उसको लेकर के जाते हैं स्केल को, तो वो कागज के टुकड़े स्केल पर चिपक जाते हैं। क्लियर है बात? ये हमारा एक विद्युत का प्रभाव है ना। स्केल को हमने क्या करा? रगड़ा, और रगड़ने से जो स्केल है हमारा वो आवेशित हो गया, और आवेशित होने के कारण ही उसके पास में ये गुण आया। कौन सा गुण आया? उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का, या हम कहें बल लगाने का, बल लगा करके अपनी तरफ खींचने का। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले हम जो समझें कि आवेश क्या होता है, तो या आवेश का प्रभाव क्या पड़ता
है? तो कोई भी पदार्थ जो आवेशित होता है वो अन्य छोटे छोटे पदार्थों पर या दूसरे आवेशों पर बल लगाता है। अभी जैसे हमने पढ़ा, कौन सा बल लगा रहा था यहां पर? आकर्षण का बल लगा रहा था। क्लियर है बात बच्चों? इसी तरीके से हमने कुछ और चीजें भी देखी, जैसे सबसे शुरू पे हमको क्या हुआ, एबोनाइट का एक पदार्थ मिला, ठीक है। अब एबोनाइट के पदार्थ को जब आप सिल्क ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं, है ना, या सिल्क से भी रगड़ सकते हैं, एबोनाइट के पदार्थ को जब आप ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं तो आपका एबोनाइट का जो पदार्थ होता है वो भी क्या करेगा, उन छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो रगड़ने से क्या हुआ, वो एबोनाइट का पदार्थ आपका आवेशित हो गया। क्लियर है बच्चों? ये बात आप समझ गए कि हमारा विद्युत आवेश क्या है? तो आवेश हम कह सकते हैं या किसी भी पदार्थ की मूल भौतिक राशि या विशेषता है जिसे प्राप्त कर लेने पर पदार्थ विद्युतीय प्रभावों का प्रदर्शन करता है। और विद्युतीय प्रभाव कौन से होते हैं आपके? वो बल लगाने वाले प्रभाव होते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट इसमें? चलिए, तो अब आपको यह ध्यान में रखना है कि कोई भी पदार्थ जिसको हमने आवेश दिया, क्या कोई भी पदार्थ जिसको हमने आवेश दिया वो आवेशित हो जाता है ना, उसको हम एक वर्ड नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं उसका? आवेशित। ठीक है, आवेशित। ठीक है, और जब वो पदार्थ आवेशित होगा उसके बाद वो विद्युतीय प्रभावों का प्रदर्शन करेगा। क्लियर है बच्चों यहां पर? तो बच्चों अभी तक आपने देखा कि एबोनाइट का छड़ जो हमारा है या कांच की छड़ जो है, दोनों को जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं अलग अलग कपड़ों से, एबोनाइट की छड़ को हम किससे रगड़ रहे हैं? ऊन के कपड़े से रगड़ रहे हैं। कांच की छड़ को हम किससे रगड़ रहे हैं? सिल्क से। रगड़ना या हम बोलें घर्षण करना, रगड़ने को ही घर्षण बोलते हैं हम लोग। तो रगड़ने से क्या हो रहा है कि उनके पास में एक गुण आ रहा है चीजों को, अपनी छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने का। तो क्या कोई भी पदार्थ जो आवेशित हुआ इस प्रकार से रगड़ने से, वो सिर्फ वस्तुओं को आकर्षित ही करता है अपनी तरफ में? तो इसके लिए हमने कुछ और प्रयोग करे। हमने प्रयोग क्या करे, देखिए जरा समझिएगा। हमने एक कांच की छड़ ली जिसको हमने सिल्क के कपड़े से रगड़ा। क्लियर है बात बच्चों? हमने एक कांच की एक छड़ ली और उसको हमने सिल्क के कपड़े से इस प्रकार से रगड़ा, और रगड़ करके हमने उसको एक धागे में बांध करके लटका दिया। ध्यान से देखिएगा, ये हमने एक धागा लिया और इससे हमने बांध करके इसको लटका दिया ऊपर। ठीक है, कौन सी छड़ है ये? कांच की छड़ है ये। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा ना, ये आवेशित हो गया ना, क्योंकि हमने क्या करा, इसको सिल्क के कपड़े से रगड़ करके हमने इसको लटकाया, फ्रीली लटकाया ना धागे से, ताकि ये हिल डुल सके, कोई दिक्कत नहीं रहे इस पे। अब हमने क्या करा, एक और हमने कांच की छड़ ली, उसको भी हमने वापस वही प्रक्रिया करी, सिल्क के कपड़े से रगड़ा, और रगड़ने के बाद जब हम उस कांच की छड़ को इस दूसरे पहले से जो आवेशित कांच की छड़ है इसके पास में लेकर के आते हैं, तो ये क्या करता है, तो हमने क्या देखा कि ये एक दूसरे को आकर्षित न करके बल्कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब ये इसको इधर भगा रहा है और ये इसको इधर भगा रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब यहां पर ये दूसरा बल लगने लग गया ना। पहले क्या हो रहा था, पहले तो ये छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था अपनी तरफ में, और अब क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये प्रतिकर्षण वाला बल लगा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? यही प्रक्रिया मैंने क्या करा, मैंने एबोनाइट की छड़ के साथ में देखी। आप ध्यान दीजिए, अब यदि मैं यहां पर एक एबोनाइट की छड़ लेता हूं इस प्रकार से, और सेम प्रक्रिया मैंने एबोनाइट की छड़ को भी मैंने क्या करा, एक ऊन के कपड़े से रगड़ करके और इसको भी लटका दिया मैंने एक धागे से, है ना। ये कौन सा है आपका? एबोनाइट। ठीक है, एबोनाइट। तो इस छड़ को भी जब मैंने लटकाया और दूसरे एक एबोनाइट की छड़ को मैं जब इसके पास में लेकर के आता हूं, उसको भी मैंने क्या करा, ऊन के कपड़े से ही रगड़ करके जब मैं इसके पास लेकर के आया, तो यहां भी मैं वही सेम प्रक्रिया देखता हूं। दोनों के पास में कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण वाला बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है आपका बच्चों? प्रतिकर्षण का। ठीक है, क्लियर है बात? यहां भी कौन सा बल लग रहा था आपका? प्रतिकर्षण का बल लग रहा। तो एक नई चीज मुझे पता चली ना यहां पर, कि ये सिर्फ छोटी छोटी चीजों को ही अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि ये आपस में जो भी पदार्थ आवेशित होते हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं, प्रतिकर्षण वाला बल भी लगाते हैं ये। ठीक है,
अब मैंने क्या करा, दूसरे एक्सपेरिमेंट में, दूसरे प्रयोग में मैंने क्या करा, इनको मैंने आपस में बदल दिया। बदलने का मतलब क्या कि अब मैंने क्या करा, यहां पर मैंने यहां एक कांच की छड़ ली, ध्यान से समझिएगा पूरे एक्सपेरिमेंट को, कांच की छड़ ली और इसको मैंने आपके सिल्क क्लॉथ से रगड़ा और रगड़ करके फिर वापस मैंने इसी प्रकार से लटका दिया। कौन सा ये आपका छड़ है, कांच की छड़ है ना, कांच की छड़, ठीक है। और दूसरे पे मैंने क्या करा, एक मैंने एबोनाइट की छड़ ली और उसको मैंने अभी आपके ऊन के कपड़े से रगड़ा और रगड़ने के बाद जब मैं इसको वापस लेकर के आ रहा हूं, ये कौन सा छड़ है आपका, एबोनाइट का, तो ध्यान से आपको देखते जाना है। इसमें एबोनाइट की छड़ को जब मैंने ऊन के कपड़े से रगड़ करके मैं इसके पास में लेकर के आता हूं, तो मैं क्या देखता हूं यहां पर कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। मतलब पहले क्या हो रहा था कि जब मैं कांच की छड़ को इसके पास लेकर आ रहा था तो ये दूर भाग रहा था, एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास में लेकर के आ रहा था तब ये दूर भाग रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब मैंने बदल दिए पदार्थ, है ना, अभी मैंने एबोनाइट की छड़ जो होती है हमारी उसको आवेशित करके जब मैं कांच की छड़ के पास में लेकर के आ रहा हूं, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ये इधर जा रहा है ना, ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है, हम कहें दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो यहां कौन सा बल लग रहा है आपके पास में, आकर्षण का बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से मैंने ये देखा, अपने इन प्रयोगों से देखा कि हमारे जो कोई भी हमारे पदार्थ जो होते हैं जिनको हम रगड़ करके आवेशित करते हैं, तो ये आवेशित होने के बाद अन्य पदार्थों पर या तो आकर्षण का बल लगाएंगे और या तो प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। कब आकर्षण का बल लगा रहे थे, तो आप देखिए यहां पर, जब ये पदार्थ कौन सा है, कांच की छड़, ये पदार्थ कौन सा है, एबोनाइट का छड़, दोनों कैसे पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थ है ना, तो वो कौन सा बल लगा रहे हैं, आकर्षण का बल लगा रहे हैं। अब यहां देखिए जरा, ये कौन सा छड़ था आपका, कांच की छड़, ये कौन सी छड़ है आपकी, ये भी कांच की छड़ है, तब यहां कौन सा बल लगा रहा है, प्रतिकर्षण का बल लगा रहा है। यहां पर देखिए ये कौन सा है, एबोनाइट का, ये भी कौन सा है आपका, एबोनाइट का, तो ये दोनों आपस में कौन सा बल लगा रहे हैं, प्रतिकर्षण का बल लगा रहे हैं। तो आपने यहां पर एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला आपने, कि जब मेरे पदार्थ कैसे होते हैं, अलग अलग पदार्थ होते हैं, कैसे होते हैं, अलग अलग पदार्थ होंगे, तो ये आपस में कौन सा बल लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। और जब ये पदार्थ समान होते हैं, देखिए कांच कांच, एबोनाइट एबोनाइट, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। तो हमने देखा, तो आवेशित जो पदार्थ है हमारा, उसके पास में यहां पर दो प्रकार के बल आ गया ना, आवेशित पदार्थ के पास में दो प्रकार के बल आ गए। पहला कौन सा बल आ गया, प्रतिकर्षण का बल आ गया, है ना। और प्रतिकर्षण का बल ये कब लगाता है, जब दोनों पदार्थ समान होते हैं। दूसरा आकर्षण का बल आ गया, है ना। और आकर्षण कब होता है, जब दोनों पदार्थ कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। यहां हम लिख लेते हैं, जब पदार्थ समान होंगे या जब पदार्थ विपरीत होते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात, इतनी कोई इसमें डाउट, इसमें समझ गया आप बात को? तो यहां से मुझे आवेशों के इन दो अलग अलग बलों के बारे में पता चला और यहीं पर से हमने इसको क्या करा, एक पदार्थ को, जैसे यहां पर हमने ये मान लिया था कि हमारा जो कांच की छड़ है ये धनावेशित है, ध्यान दीजिएगा, और एबोनाइट की जो छड़ है वो ऋणावेशित है। इसी प्रकार से कांच की छड़, यहां पर भी देखिए, अब जब मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया तो ये कांच की छड़ कैसी है, धनावेशित, रगड़ा था इसको अपन ने सिल्क के क्लॉथ से, कपड़े से। ये भी कांच की छड़ है, इसको भी रगड़ा था तो ये भी क्या हो गया, धनावेशित। एबोनाइट की छड़ है, ये क्या होगा, ऋणावेशित। यहां भी एबोनाइट की छड़ है, ये क्या होगी, ऋणावेशित। तो हमने यहां पर इनको आवेशों का नाम दिया कि यहां आवेश जो होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आवेश होते हैं, या तो धनावेश होंगे और या तो ऋणावेश होंगे। तो हमने इन पदार्थों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जब विपरीत आवेश होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाते हैं, और जब समान आवेश होते हैं तो ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। अब यहां पर जब जस्ट मैं स्किप कर गया ना आगे की तरफ कि भाई यहां इसको मैंने धनावेश बोल दिया, इसको मैंने ऋणावेश बोल दिया, तो भाई कोई भी पदार्थ को हम कैसे धनावेश और कैसे ऋणावेश बोल रहे हैं, है ना, इसके बारे में हमारे पास में एक थ्योरी होनी चाहिए। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो कई छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है।
छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। उन कणों को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और ये अणु जो होते हैं वो एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। मतलब कोई भी पदार्थ हम कहें किससे मिलकर के बना हुआ है? परमाणु से। हम बोले छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। अब यदि आप इस परमाणु के अंदर आते हैं, अंदर देखते हैं, तो सबसे पहले आपको परमाणु के अंदर पे क्या दिखता है? यहां पर एक कोर दिखता है। ठीक है, इस कोर में क्या होता है आपके पास में? देखिए, प्रोटॉन होता है जिसको हम बोलते हैं धनायन। ठीक है, धनायन। और फिर होता है आपके पास में न्यूट्रॉन, जिसको हमने बोला यहां पर खाली जगह से हमने इसको डिनोट किया। ठीक है, तो ये यहां पर भरे होते हैं। देखिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना, जरूरी नहीं किसी एक क्रम में हो, ये अपने हिसाब से ये अरेंज होते हैं। ठीक है, ये मैंने एक के ऊपर ही कर दिया। आप समझ गए बच्चों? तो सबसे पहले हमारे पास में सबसे परमाणु के अंदरूनी भाग जो होता है वो हमारा कैसा होता है? उसके अंदर में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। क्या कहेंगे इसको हम लोग? नाभिक। ठीक है, कन्वेंशन के हिसाब से आप इसको ध्यान में रखिए। आपने केमिस्ट्री में भी कई बार पढ़ा होगा इसके बारे में। जब मैं इसको प्रोटॉन बोल रहा हूं और इसी को मैं क्या कहता हूं? धन आयन कहता हूं। ठीक है, इसके बाहर विभिन्न कक्षा में इस प्रकार से देखिए, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, इसी प्रकार से आप और भी कक्षाएं बना सकते हैं। ये कक्षाएं निर्भर करती हैं हमारे परमाणु के तत्वों पर, है ना। तत्व, हाँ, परमाणु कौन से तत्व का है उस पर निर्भर करेगी कि भाई जैसे जैसे आपका सारणी में तत्वों का नंबर बढ़ता जाएगा, क्रमांक बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भी अधिक होती जाएंगी, कक्ष बढ़ते जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे उन चीज़ों को भी आप समझिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसके पास में बाहर पे यहाँ पर इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। फिर दूसरी कक्षा में हम समझते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और इसी प्रकार से आगे भी कक्षाओं पे रहती है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, 2, 3, 4। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे जो परमाणु होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं? इन छोटे छोटे ये जो हमको कण दिख रहे हैं, कौन से कण हैं ये? तो सबसे पहले हमको दिखता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अंदर पे जो है हमको यहाँ पर ये जो प्लस वाला दिख रहा है, ये क्या दिखता है आपको? प्रोटॉन। और ये जो आपको अंदर पे खाली जो जगह दिख रही है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन को ही हम बोलते हैं क्या? धनायन या धनावेश। और इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं क्या? आपका ऋणावेश। और उसी प्रकार से हम इसको दर्शाते भी हैं। इलेक्ट्रॉन को आप किससे दर्शाते हैं? ई से, तो आप इसको लिखेंगे -E। प्रोटॉन को भी आप किससे दर्शाएंगे? ई से, लेकिन आप इसको क्या लिखेंगे? +E। तो कोई भी पदार्थ जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आवेश क्या होते हैं, तो आवेश किसी भी पदार्थ की मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि कैसे हुई? तो आप यहां पर देख रहे हैं कि पदार्थ किससे मिलकर के बना है? परमाणु से। और परमाणु के ही अंदर पे आपको इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न प्रभाव प्रदर्शित करने वाले कण आपको दिख रहे हैं। अंदर पे क्या दिख रहा है? प्रोटॉन। बाहर पे क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो अंदर के प्रोटॉन वाले को मैंने क्या बोला? धन आवेश। और बाहर जो विभिन्न कक्षाओं पे ये जो इलेक्ट्रॉन हमको दिख रहे हैं चक्कर लगाते हुए, इसको हम क्या बोलेंगे? आपका ऋणावेश। क्लियर है बात ये बच्चों? तो इसी अवधारणा से, इसी हिसाब से हमने वहां पर कांच की छड़ को हमने धनावेशित बोला और एबोनाइट की छड़ को ऋणावेशित बोला। तो आखिर रगड़ने से ऐसा क्या हुआ कि कांच की छड़ धनावेशित ही हो गई, ऋणावेशित क्यों नहीं हुई? इस चीज को हम समझेंगे। तो इस चीज को हमको समझने के लिए हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आइए हम समझते हैं किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझ लें। बिल्कुल जैसे मैंने ये एक पदार्थ लिया,
तो ये एक परमाणु है, परमाणु के पास में आपके पास में ऋणायन भी है और धनायन भी है। धनायन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बंध। नाभिकीय बंध से ये बंधे होते हैं ना, ठीक है। और जो आपका ये नाभिक होता है ये बाकी सारे इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाता है ताकि ये उसके एक चक्कर, एक कक्ष पर जो है लगातार घूमते रहे, है ना। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसमें हमको ये समझना है कि कोई भी परमाणु जो होता है उस परमाणु के पास में जितनी संख्या प्रोटॉनों की होगी, जितनी संख्या प्रोटॉनों की होगी उतनी ही संख्या वहां पर इलेक्ट्रॉनों की भी होती है ना। हम बताएं, बोले कि प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या ये बराबर होती है किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है बच्चों, तो जैसा मैं बोलूं कि मान लीजिए कोई ये पदार्थ है मेरा किसी तत्व का, और यदि इसके पास में 20 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास में प्रोटॉन कितने होंगे? वो भी 20 ही होंगे। तो यदि इसके पास में प्रोटॉन भी 20 है, इलेक्ट्रॉन भी 20 है, प्रोटॉन को हम लोग किससे दर्शाते हैं? +20 से। इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाएंगे? -20 से। समझ गया आप बात को? तो जब आप इसको जोड़ते हैं आपस में तो कितना मिलेगा आपको? 0। प्लस माइनस कट गया और क्या बचा आपका? 0। ये क्या था आपका? धनावेश था। ये क्या था आपका? ऋणावेश था। इस तत्व के, इस परमाणु के पास में ये दोनों आवेश थे ना, लेकिन इन दोनों आवेशों के रहते होने के बावजूद हमारा तत्व कैसा है, पदार्थ कैसा है हमारा? 0 आवेश में है। बात समझ में आई? इसी अवस्था को हम बोलते हैं विद्युत उदासीन। इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत उदासीन। ठीक है, कि विद्युत के लिए या विद्युत आवेश के लिए क्या है? ये उदासीन है। क्यों है उदासीन? क्योंकि इसके पास में जितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की है उतनी ही संख्या इस पे प्रोटॉनों की है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी तत्व के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। उसके पास में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, उतने ही प्रोटॉन हैं, लेकिन दोनों की संख्या कैसी है? बराबर है। और बराबर होने के कारण ही वो विद्युत रूपेण कैसा है हमारा? उदासीन है। और जब बराबर होते हैं तो ये आपस में कट करके क्या बना लेते हैं? वहां पर 0 आवेश बना लेते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात? तो जब ये पदार्थ, जैसे आप मान लें कि ये कांच की, हमारे जो कांच का जो हमारा छड़ था उसका ही एक हमारा परमाणु है। तो ये परमाणु आप समझ गए कब है ये? जब तक हमने कांच की छड़ को आपके सिल्क के कपड़े से रगड़ा नहीं था। बात समझ में आई? जब कांच का, अब जैसे आपका जो स्केल होता है, स्केल प्रारंभिक अवस्था में जब रहता है तो वो आप कितना भी कोशिश कर लें कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, वो आकर्षित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो विद्युत उदासीन है। उदासीन क्यों है? क्योंकि उसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, वो विद्युत के प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करेगा। इसी को हम बोलते हैं अनावेशित होना। क्या बोलते हैं इसको हम बच्चों? अनावेशित होना। ठीक है, क्लियर है बात ये बच्चों? तो इसलिए वो पदार्थ जो है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आवेशित नहीं करता है, लेकिन जैसे ही हम उसको अपने बालों से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद हम छोटे टुकड़ों के पास में लेकर के जाते हैं तो वो उसको अपनी तरफ में आकर्षित करने लगता है। तो आखिर ऐसा घर्षण करने से क्या हुआ, आइए समझते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मैं 2 पदार्थ लेता हूं। मान लीजिए ये एक पदार्थ है और इसके पास में, या अपन बड़ा सा बना लेते हैं, आप समझ तो गए उसका संरचना, है ना। हम लोग यहाँ पर मैंने एक पदार्थ का एक तत्व ले लिया, पदार्थ ही ले लिया। अब इस पदार्थ के पास में मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग कहते हैं -20। अब आप बताइए, यदि इसके पास में 20 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने होंगे? कब की बात कर रहा हूं मैं? सामान्य अवस्था की बात कर रहा हूं, बिना घर्षण के, है ना, प्रारंभिक अवस्था। तो यदि 20 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इसके पास में? 20 ही होंगे, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं आपका +20। बराबर कितना आया देखिए आपका? 0। मतलब इसको हमने बोला क्या? अनावेशित। क्या कहा इसको हमने? अनावेशित। इसके पास में कोई भी आवेश नहीं है। क्लियर है बात ये? अब जब हमने दूसरा पदार्थ लिया B, ध्यान से देखिएगा, और इसको मैं मान के चलता हूं इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन,
कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसके पास में, वो भी 10 होंगे। अब बताइए बराबर कितना हुआ 0। ये भी कैसा पदार्थ है मेरा, अनावेशित पदार्थ है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब जब मैं इन दोनों A और B इन दोनों पदार्थों को आपस में लेकर के रगड़ता हूं, क्या कर रहा हूं मैं, इनको रगड़ रहा हूं, तो आप क्या देखते हैं, जिन भी आप ऐसे आपके पास आसपास जितने भी पदार्थ होंगे वो पूरे के पूरे प्लेन नहीं होते हैं, समतल नहीं होते हैं, है ना, कुछ ना कुछ उनका सरफेस जो होगा वो रफ होगा, सतह जो होगा वो रफ सतह होता है। ठीक है, क्लियर है बात बच्चों। तो ये जब कोई भी दो पदार्थ, मान लीजिए ये एक पदार्थ है, ये दूसरा एक पदार्थ है, तो जब आप इनको आपस में ऐसे रगड़ते हैं तो ये पदार्थ को जो आपने रखा, देखिए ये पहला वाला सतह, ये दूसरा वाला सतह, अब जैसे ही आपने इनको रखा तो ये खुरदुरे होने की वजह से देखिए आपस में ऐसे एक बंध बना लेते हैं। समझ गए आप बात को। तो जब इन्होंने ऐसा बंध बना लिया और आप इसको रगड़ेंगे, देखिए क्या कर रहे हैं आप, इसको ऐसे रगड़ेंगे ना, तो ये इससे बंध से ऐसे पकड़ेगा इसको, और पकड़ करके क्या करेगा, ये इसको तोड़ करके यहां से ले जाएगा। आप बात समझ में आई कि जब भी आप A और B दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनके सतह क्या होते हैं, आपस में बंध बना लेते हैं, और घर्षण के कारण ये किसी भी सतह से, किसी भी सतह मतलब कौन सी सतह, A या B से, वो हम समझेंगे अभी बात में, तो वो क्या करेंगे, सतह को ऐसे इस प्रकार से तोड़ करके अपने साथ ले जाते हैं। अब इससे हुआ क्या, इन चीजों को हम समझेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि जब हमने A और B को आपस में रगड़ा और A हमारा जो है इलेक्ट्रॉन, इसके जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में वो कम बल से बंधे हुए हैं, B जो है हमारा ज्यादा बल से बंधे हुए हैं। यही मैं समझा रहा था वहां पर कि जैसे मैंने बोला कि A के जो कक्ष है, जो बाहरी वाला कक्ष है, उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम बल से बंधे हैं अपने न्यूक्लियस से, नाभिक से, तो जब वो कम बल से बंधे हैं तो ये आसानी से टूट जाएंगे। बी के पास जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही हार्ड फोर्स से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो आसानी से नहीं टूटेंगे। तो जब ये आसानी से नहीं टूटेगा, ये टूट सकता है, दोनों को हमने आपस में रगड़ा, तो किसका सतह टूटेगा, A का सतह टूटेगा। और आपने क्या देखा है कि सतह जो होता है मतलब कक्ष, कक्ष के पास में बाहर में क्या होते हैं आपके, किसी भी परमाणु के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये टूटेगा कोई भी सतह, है ना, ऐसे हमको दिखता नहीं है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे ये सतह टूट करके B के पास में चला आया, इसका मतलब वो क्या गया उसके पास में, उस बाहरी सतह पर बाहरी कक्ष में रहने वाला इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन टूट करके गया, अब आप इसको समझिए प्रोसेस को, मान लीजिए कि इसके पास से 5 इलेक्ट्रॉन टूट करके चले गए, क्या हुए, 5 इलेक्ट्रॉन टूट करके चले गए, किसके पास चले गए, B के पास में चले गए। अब आप बताइए घर्षण के बाद, है ना, घर्षण के बाद तो A के पास से 5 इलेक्ट्रॉन टूट करके चले गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे A के पास में, तो आप भाई 5 कम कर दो, 20 थे पहले, 5 कम कर दिए, कितने हुए, 15 बचे। क्लियर है बात बच्चों। प्रोटॉन कितने हैं, तो भाई प्रोटॉन कहां था आपका, नाभिक में था, और उस पर कोई प्रभाव पड़ा है घर्षण करने से, ठीक है, हमने बोला है कि भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, लेकिन कब होती है, सामान्य अवस्था में होती है। मैंने ये तो नहीं बोला कि आप उसको बिल्कुल रगड़ के निचोड़ दो, समझ रहे हैं बात को आप। तो जब हमने घर्षण किया तो घर्षण करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन टूट करके बाहर चले गए ना, लेकिन प्रोटॉन जो है वो तो नाभिक के अंदर में है। और A के पास में कितने प्रोटॉन है आपके पास में, 20। अब देखिए मैंने करा इसको +20। अब बताइए यहां पर जब आप इसको कुल करेंगे, कुल मतलब कुल जोड़ निकालेंगे, इसका कितना आएगा आपके पास में, -15 + 20, बड़ा कौन सा है, 20 वाला, प्लस में है, 20 में से 15 गया, कितना बचा आपका, 5। और प्लस से हम किसको दर्शा रहे थे, धनावेश को, किसको दर्शा रहे थे, धनावेश को। मतलब अब इसके पास में अधिकता हो गई ना, इस A के पास में किसकी अधिकता हो गई, 5 धनावेश की अधिकता हो गई। इसी प्रकार से आप B को देखिए, भाई 5 इलेक्ट्रॉन टूट करके इसके पास में गया, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास में, -15, 5 बढ़ गए। प्रोटॉन कितने थे, +10। अब आप कुल करिए कितना आएगा, -5। मतलब इसके पास में माइनस की अधिकता हो गई, कितने माइनस की अधिकता हो गई, 5 की। और ये क्या हो गया आपका, ऋणावेशित।
समझ रहे हैं आप बात को? ऋणावेशित क्यों बोला, धनावेशित क्यों बोला? क्योंकि जब हमने इनको आपस में रगड़ा तो अब B के पास में इलेक्ट्रॉन चल करके आया, और जब चल करके आया तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई? 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? अपना ऋणायन या ऋणावेश बोलते हैं। बात समझ में आई आपको? इसी प्रकार से जब A के पास से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या हुआ? इसके पास में 5 प्रोटॉन की अधिकता आ गई। 5 प्रोटॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई, जिसके कारण ये कैसा हो गया? धनावेशित हो गया, या उतना धनावेश आ गया उसके पास। क्लियर है बात बच्चों? इसी को हम कहते हैं किसी भी पदार्थ के आवेशित होने का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, पूरा का पूरा। इससे पहले जब मैंने बताया आपको परमाणु के बारे में, या फिर हम इसको घर्षण सिद्धांत भी बोल सकते हैं, कि जिससे दो पदार्थों को आपस में घर्षण करने से पदार्थ हमारा विद्युत से आवेशित हो जाते हैं। और कैसे आवेशित हो रहे हैं, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए कि A से जब 5 इलेक्ट्रॉन गए तो B हमारा ऋणावेशित हो गया और A हमारा क्या हो गया? धनावेशित। यहां नोट करने वाली बात है, आपको बार बार ये नहीं बताएगा कि इस पदार्थ से उस पदार्थ पे चले गए। ठीक है, आप कैसे समझेंगे इस चीज को? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पदार्थ हमारा इलेक्ट्रॉन देता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब उसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए, और जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचे क्या उसके पास में? प्रोटॉन। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है, A ने इलेक्ट्रॉन दिया, वो कैसा आवेशित हो गया? हमारा धनावेशित हो गया। जिस पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिया, और ये कैसा हो गया? ऋणावेशित हो गया। तो आपको इस बात को बिल्कुल दोनों चीजों को ध्यान में रखनी है ना? जो दाता पदार्थ होगा, है ना, किसको देगा? क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। और जो दाता पदार्थ होगा वो हमेशा कैसा होगा? धनावेशित होगा। कौन सा आवेश होगा उसके पास में? धनावेश। और जो ग्राही मतलब लेने वाला, जो ग्राही पदार्थ होगा वो क्या होगा? आपका ऋणावेशित होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप समझ गए इलेक्ट्रॉन का थ्योरी सिद्धांत क्या है। तो आप यहां तक, चलिए हम आज इस क्लास को यहीं तक छोड़ते हैं। एक बार दोबारा आप सारी चीजों को जो भी आपने नोट डाउन करा होगा उसको अच्छे से रिवाइज करिए, होगी यही हमारा बेसिक तरीका है। आवेश क्या होते हैं, आवेशों के पास में क्या गुण होता है, या कोई पदार्थ जब आवेशित होता है तो वो कौन से गुण का प्रदर्शन करता है, कोई भी पदार्थ आवेशित कैसे होता है, ये भी चीज हमने देखा। धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है, बल कौन से लगते हैं, ये भी हमने उसमें देखा। 2 प्रकार के जो बल होते हैं हमारे, आकर्षण के और प्रतिकर्षण के। चलिए इतना रिवाइज करें, तब तक के लिए फिर हम लोग बाद में अपन कल नेक्स्ट वीडियो पेपर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।